मित्रों नमस्कार। रीतिकाल का जो पार्ट 2 है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ आज। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कल जो पढ़ाया उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। जो मेन प्रश्न सर ने लिखा है देख लीजिए। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र रीति काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे मानते हैं? तो कृपाराम की हित तरंगिणी को, जो 1541 ईस्वी के अंदर आई। कृपाराम की हित तरंगिणी को रीति काव्य का पहला ग्रंथ कोई मान रहा है तो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र है। सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ, देखो रीति काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ कौन मान रहा है? कृपाराम की हित तरंगिणी को नगेंद्र मान रहा है। सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ, सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ हाल की जो है ना, हालकृत गाह सतसई, जो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। हिंदी में सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ, देखो सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ अलग है और हिंदी में कोई सतसई आई है। उस परंपरा का पहला ग्रंथ हित तरंगिणी है, जो किसकी है? कृपाराम की है। तो हिंदी में सतसई परंपरा की पहला ग्रंथ, सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ कौन सा है? हित तरंगिणी है, जो कृपाराम की है। और सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ, अब वो कोई भी भाषा का हो सकता है। सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ वो स्पेशल हमें हिंदी भाषा का बोला नहीं है। किसी भी भाषा में अगर कोई सतसई आई है, उसका कोई पहला ग्रंथ है तो वो हाल की है, हालकृत गाहा सतसई है। ठीक है। स्पेशल हिंदी के लिए सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ पूछे तो अपने कृपाराम की हित तरंगिणी है, जिसे डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ठीक है। सतसई परंपरा का सर्वश्रेष्ठ की बात आ जाए, बेस्ट, तो बिहारी सतसई को मान लेना है, वो भी सतसई परंपरा की। ठीक है। हिंदी का प्रथम काव्यांग जो ग्रंथ है, हिंदी का पहला कोई काव्यांग ग्रंथ है तो केशवदास की जो रसिक प्रिया है। हिंदी का प्रथम काव्यांग ग्रंथ, काव्यांग का मतलब मैंने आपको पहले कल भी समझा दिया था, जिसके अंदर छंद है, अलंकार, इन सब का ध्यान रखा गया हो। तो केशवदास की जो रसिक प्रिया आई थी 1591 में, उसको माना है प्रथम काव्यांग ग्रंथ। कौन सा है? रसिक प्रिया है, जो किसकी है? केशवदास की है। रस और नायिका भेद का प्रथम ग्रंथ रसिक प्रिया प्रथम काव्य ग्रंथ के साथ साथ रस और नायिका भेद का प्रथम ग्रंथ भी है। रसिक प्रिया कब आई? 1591 ईस्वी में आई थी। ठीक है। हिंदी का प्रथम अलंकारवादी काव्यांग ग्रंथ, देखो काव्यांग ग्रंथ में भी जोड़ है। प्रथम काव्यांग ग्रंथ हो गया, अब प्रथम अलंकारवादी काव्यांग ग्रंथ। काव्यांग ग्रंथ भी कैसा? जिसके अंदर अलंकार हो, ऐसा काव्यांग ग्रंथ। तो कवि प्रिया केशवदास की, ये भी कवि प्रिया किसकी है? केशवदास की। तो प्रथम काव्यांग ग्रंथ जो रसिक प्रिया थी, तो इसका मतलब वो अलंकारवादी नहीं था। रस और नायिका भेद का प्रथम ग्रंथ था वो। अलंकार को लेकर काव्यांग ग्रंथ बनाया था केशवदास ने ही, जिसका नाम क्या है? कवि प्रिया। 1601 के अंदर, उसके 10 साल बाद में, रसिक प्रिया के 10 साल बाद में कवि प्रिया आ गई केशवदास की, और वो प्रथम अलंकारवादी काव्यांग ग्रंथ है। ठीक है। रीतिकाल की प्रथम जो रचना, पहली रचना कौन सी है? रीतिकाल की प्रथम रचना रस विलास है, जो किसकी है? चिंतामणि त्रिपाठी की है, 1633 ईस्वी में। रीतिकाल की प्रथम रचना, रीतिकाल की प्रथम रचना कौन सी है? तो रीतिकाल अपन 17वीं सदी से 19वीं सदी मानते हैं, तो रीतिकाल की प्रथम रचना कौन सी हो जाएगी? रस विलास, चिंतामणि त्रिपाठी की, 1633 ईस्वी में। रीतिकाल की अंतिम रचना गवाल की है, अंतिम कवि गवाल को ही मानते हैं, रस रंग। तो रस विलास से रस रंग का सफर तय करना है अपने को। रस विलास चिंतामणि त्रिपाठी की है, 1633 ईस्वी में। और रस रंग जो कि अंतिम कवि रीतिकाल की गवाल की है, 1853 ईस्वी में। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, दोनों को मानते हैं। केशवदास को रामचंद्र शुक्ल वरीयता नहीं देते हैं, इसलिए चिंतामणि त्रिपाठी को अपने को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, चिंतामणि त्रिपाठी को।
रीतिकाल की अखंडित परंपरा के प्रवर्तक, रीतिकाल की अखंडित परंपरा के प्रवर्तक, तब चिंतामणि त्रिपाठी फिक्स है। अब कहीं पर क्या रीतिकाल के प्रवर्तक किसी ने केशवदास को माना है, किसी ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अखंडित आ जाए तो अपना उत्तर खंडित होगा ही नहीं। चिंतामणि त्रिपाठी बिना चिंता के साथ करना ही है। और सिर्फ प्रवर्तक पूछ ले, रीतिकाल का प्रवर्तक, तब चिंता का विषय है। फिर भी अगर चिंतामणि आए तो चिंता को करना है, ठीक है। चिंतामणि आए तो चिंतामणि को, अगर चिंतामणि नहीं देकर केशवदास वगैरह देकर ऑप्शन में दूसरे दे दे और ये दोनों भी दे दे तो भी चिंतामणि को, कुल मिला के चिंतामणि को ही ध्यान रखना है। चिंतामणि नहीं आए तो फिर केशवदास पर जाना है। शुक्ल जी की बात को कौन टाल सकता है। डॉक्टर नगेंद्र श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। केशवदास के भी हैं पक्ष वाले, नगेंद्र आ गया, श्याम सुंदर दास काशी नागरी प्रचार सभा वाला वही तो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये तीनों के तीनों केशवदास के पक्ष वाले, रीतिकाल का प्रवर्तक मानते केशवदास को। शुक्ल जी ने क्या किया अभी, रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अब केशवदास को रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास को मानते हैं, ठीक है। रीतिकाल का प्रथम आचार्य कहो या हिंदी का प्रथम आचार्य कहो, भाई हिंदी का प्रथम आचार्य जो रीतिकाल में आया है, रीतिकाल का भी हो गया और हिंदी का भी हो गया। इससे पहले हिंदी में कोई आचार्य आया ही नहीं। आचार्य मतलब जो रीतिबद्ध ढंग से रचनाएं करे, तो केशवदास हो गया। हिंदी में लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाला प्रथम आचार्य, हिंदी में लक्षण ग्रंथों का, हिंदी में लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाला प्रथम आचार्य कौन है, केशवदास है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण किसने किया है सबसे पहले, वो भी आचार्य, सबसे पहले आचार्य जिसने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है वो भी हिंदी में, तो केशवदास। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आदि आचार्य या पहला आचार्य, आदि मतलब सबसे पहले नंबर वाला, आदि आचार्य या प्रथम आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को दिया है। फिर तो केशवदास गड़ गए ना, जिसने शुक्ल जी ने जिसके ऊपर ठप्पा लगा दिया ना, फिर कोई इससे बड़ा कोई दूसरा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो दब गया जैसे केशवदास। हिंदी काव्य शास्त्र का निर्माण किस कालखंड में हुआ है, रीतिकाल में हुआ है। तो हिंदी जो काव्य शास्त्र का निर्माण, हिंदी में काव्य शास्त्र है ना, अपना काव्य शास्त्र सब्जेक्ट भी अपने, तो हिंदी काव्य शास्त्र का निर्माण किस कालखंड में हुआ है, तो रीतिकाल में हुआ है। हिंदी काव्य शास्त्र का निर्माण कौन से कालखंड में हुआ है, रीतिकाल में हुआ है। शुक्ल जी ने क्या किया, हिंदी का प्रथम आचार्य किसे माना है, तो शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम आचार्य तो मान लिया केशवदास को, कि ये पहला आचार्य है केशवदास, हिंदी का पहला आचार्य, लेकिन रीतिकाल में इसको नहीं मानूंगा। रीतिकाल का प्रथम आचार्य वो चिंतामणि त्रिपाठी को ही, चिंतामणि त्रिपाठी को ही मानेंगे, ठीक है। लेकिन हिंदी का प्रथम आचार्य तो शुक्ल जी ने इसको छूट दे दी कि हिंदी का प्रथम आचार्य नो डाउट केशवदास ही है। इसके अनुसार कि इसमें संदेह नहीं कि हिंदी में काव्यांग ग्रंथों का निर्माण पहले आचार्य केशवदास ने ही किया है। तो शुक्ल जी ने ये कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी में जो काव्यांग ग्रंथों का निर्माण सबसे पहले इस अगर किसी ने किया है तो वो केशवदास ही है, ये शुक्ल जी ने कह दिया है। ये तो मनवा गए केशवदास, इतना तो शुक्ल जी से। रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी। अब हो गए भाई, शुक्ल जी ने कहा है तो सही मायने में रीतिकाल के प्रवर्तक, बाकी तो केशवदास सही है, हम भी कह रहे हैं, तीन लोग और भी कह रहे हैं, नगेंद्र कह रहा है, श्याम सुंदर दास कह रहा है, एक और था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र था, कौन था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रभाव, ख्याति और असाधारण व्यक्तित्व की दृष्टि से रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, केशवदास है। प्रभाव से कहो या ख्याति से कहो, ये जिसका पर्सनैलिटी जो असाधारण है उस दृष्टि से कहो, मतलब सही मायने में, तभी तो सही मायने में कहा है रीतिकाल प्रवर्तक है कौन, केशवदास। इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा था, इसकी जो जो फेमस होने की जो प्रख्यात या ख्याति, पर्सनालिटी इतनी गजब की थी कि रीतिकाल के प्रवर्तक सही मायने में केशवदास ही हैं। लेकिन शुक्ल जी ने अड़ंगा लगा दिया चिंतामणि त्रिपाठी पे, तो लगा दिया,
रीतिकाल के अंतिम कवि गवाल कवि, अंतिम सबसे लास्ट में गवाल, ठीक है। रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि, अंतिम जहाँ भी आ गया, अंतिम कवि हो या अंतिम शास्त्र कवि हो या अंतिम आचार्य हो, सब में गवाल कवि। तो रीतिकाल के अंतिम कवि तो गवाल कवि, रीतिकाल के अंतिम शास्त्र कवि तो भी गवाल कवि, रीतिकाल के अंतिम आचार्य तो भी गवाल कवि, रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध, देखो अंतिम है लेकिन फेमस, फेमस गवाल नहीं है। सबसे लास्ट में रीतिकाल में कोई फेमस हुआ है, लास्ट वाले काल का अंतिम फेमस, तो वो वहाँ पर पद्माकर आ जाएगा। और पद्माकर तो प्रतिनिधि कवि है, कल ही पढ़ाया था आपको रीतिपद का। ये तो शिरोमणि भी तो है, ठीक है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध जो आचार्य, देखो प्रसिद्ध कवि में आता है ये पद्माकर, अंतिम प्रसिद्ध कवि ये आचार्य नहीं। लेकिन रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य, देखो कितने छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन उत्तर अनेक देकर जाते हैं। कवि आ जाए अंतिम फेमस कवि, तो उसको पद्माकर को करो। अंतिम फेमस रीतिकाल का अंतिम फेमस आचार्य बताओ, तो नंबर 1 भिखारी दास, नंबर 2 पे पद्माकर को रखेंगे। तो पहले नंबर पर भिखारी दास को रखना है। अंतिम प्रसिद्ध आचार्य की बात करें तो भिखारी दास को नंबर 1 पर रखना है। अगर भिखारी दास ऑप्शन में है ही नहीं तो आपको पद्माकर लेना है। मिस्र बंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा जो आचार्य, भाई मिस्र बंधुओं ने तो 2 भागों में बांटा ना, पूर्व अलंकृत काल और बाद उत्तर अलंकृत काल, 2 तो बांटा है। तो पूर्व अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी को माना है, मिस्र बंधु भी दे दिए शुक्ल जी का साथ। जबकि उत्तर अलंकृत काल का सबसे बड़ा आचार्य भिखारी दास को माना है। मतलब रीतिकाल को 2 भागों में बांट लिया इन्होंने, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। पूर्व में मान लिया किसको, चिंतामणि त्रिपाठी को पहले नंबर उसको रख दिया, और अंतिम में भिखारी दास को रख दिया उत्तर अलंकृत काल में। अब केशव दास को पढ़ लेते हैं, एक सवाल आएगा इसमें से भी। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी, ऐसे याद रखना, 1555। पिता काशीनाथ, पिताजी ने भी एक रचना लिखी है शीघ्र बोध, जल्दी से बोध हो जाए। तो काशीनाथ ने एक रचना कौन सी लिखी है, शीघ्र बोध। दादा कृष्णदास, दादा भी रचना लिखते थे, पिता भी लिखते थे, तो बेटा क्यों चूके भाई। दादा कृष्णदास, दादा का नाम क्या है, कृष्णदास। इनको तो हो गया प्रतिबोध चंद्रोदय, पिता को हो गया शीघ्र बोध। अब खुद को पता नहीं कौन सा बोध होगा। तो दादाजी कृष्णदास, इनको हो गया प्रतिबोध चंद्रोदय, प्रतिबोध चंद्रोदय। पिता को हो गया शीघ्र बोध जो काशीनाथ। शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल के अन्य फुटकल कवियों में स्थान दे दिया। मतलब भक्ति काल के अन्य फुटकल कवि मान लिया केशव दास को, वहां जगह दे दी, वहां पर जगह देकर इसको गाड़ दिया। बाकी रीति काल में सबसे फेमस यही होता, लेकिन शुक्ल जी है। डॉक्टर नगेंद्र केशवदास को हिंदी काव्य शास्त्र का निर्माता होने का गौरव प्राप्त है। अब केशवदास के बारे में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि केशवदास को हिंदी काव्य शास्त्र का निर्माता, ये तो शुक्ल जी भी कहते हैं कि हिंदी काव्य शास्त्र का निर्माता जरूर ये है। तो अपने काव्य शास्त्र निर्माण किसने बना दिया भाई, निर्माण किसने किया है, केशवदास ने किया है। ये कौन कह रहे हैं, नगेंद्र कहते हैं। अब देखो, भाका बोल ही न जानही जिनके कुल के दास, ठीक है। भाका बोल ही न जान ये जिनके कुल के दास, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। नगेंद्र कहते हैं ये, मतलब जिनके कुल के दास भाका बोल ही न जानते, तीन भाषा कविता करी जड़मती केशवदास। ऐसी भाषा में कविता कर दी जड़मती केशवदास। भक्ति काल की वेगवती धारा को रीति के पथ पर मोड़ने का ऐतिहासिक कार्य केशवदास ने किया है। भाई भक्ति काल की जो तीव्र जो धारा आ रही थी उसको रीति के पथ पर मोड़ने का काम ये केशवदास, लाइन ही चेंज कर, ट्रैक चेंज करवा दिए इन्हें। भक्ति काल का ट्रैक चेंज किसी ने करवाया तो केशवदास है। इसका मतलब भक्ति काल का अंतिम कवि इसको कह सकते हैं क्या,
दोनों की संधि काल पर भक्ति काल और रीति काल के मध्य का कवि या संधि स्थल का कवि केशवदास माने जा सकते हैं, क्योंकि रीति काल के ट्रैक को भक्ति काल नहीं, भक्ति काल के ट्रैक को रीति काल पर शिफ्ट करने का काम किसने किया है? केशवदास ने। तो भक्ति काल तथा रीति काल की संक्रमण या संधि रेखा पर स्थित कवि केशवदास है। अब देखो केशवदास में ऐसी करी है लड़कियों ने, केशव केशन अस करी, केशव के जो केस हैं, बाल हैं, उन्होंने ऐसी की है जस बेरी हु न करही। केशव केशन अस करी जस बेरी हु न करी, जाट वेरी नहीं करे। चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कई खई जाई। अब छोटी उम्र में उनके बाल हो गए सफेद, हो सकता है बालों को देकर बाबा बोल दिया लड़कियों ने। देखो गाली देने की बजाय उन्होंने उनके लिए क्या नाम दिया? चंद्र बदनी, मृग लोचनी, ऐसे ऐसे नाम दिए। केशवदास की पंक्ति है, ध्यान रखना, आई है एग्जाम में। तुलसीदास ने केशवदास को भाका कवि, तुलसीदास ने केशवदास को कैसा कवि कह दिया? भाका कवि, प्राकृत कवि कह दिया। इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए केशवदास ने एक रात में ही रामचंद्रिका का निर्माण कर दिया। अब ये तुलसीदास को जवाब दिया था इन्होंने, एक रात में ही रामचंद्रिका लिख दी। किसी ने पूछा होगा तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी ये भाई साहब कैसे हैं केशवदास जी? कि कुछ नहीं है, अरे भाका कवि है, थोट ठीक रहेगा, प्राकृत कवि है, बस कोई लैंग्वेज तो है नहीं इनके पास अच्छी। तो इन्होंने इस कलंक से मुक्ति पाने के लिए केशवदास ने एक रात में ही रामचंद्रिका का निर्माण कर दिया। रामचंद्रिका लिख दी एक रात में, और अपने को ये याद करने को बोल दे जन्म बीत जाए, और एक रात में भाई साहब ने लिख दिए। तो शुक्ल जी ने केशवदास को हृदयहीन कवि, मतलब कोई हृदय है कि नहीं है तेरे अंदर, शुक्ल जी कह रहे हैं केशवदास को, इसलिए उसको हृदयहीन कवि कहा है। इसी संदर्भ में मान लिया जाता है कि शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, शुक्ल जी ने कभी नहीं कहा कि ये कठिन काव्य का प्रेत है। ये जो एग्जाम बनाने वाले हैं ना, क्वेश्चन बनाने वाले, इन्होंने इसको, या गाइडो वालों ने मतलब मांडोनी कर दियो कि काव्य कठिन काव्य प्रेत है। बाकी शुक्ल जी तो हृदयहीन कवि क्यों ई तो क्यों, बाकी कठिन काव्य का प्रेत वगैरह शुक्ल जी को नाम लिया, लेकिन मान लें लोग कि भाई शुक्ल जी आड़ी बात करी है। तो हृदयहीन कवि कहा है केशवदास को शुक्ल जी ने, और लोग मानते हैं कि ये कठिन काव्य का प्रेत है, और जो शुक्ल जी ने कहा ऐसा लोग मानते हैं। सबसे पहले रीतिकाल के कवि, नोट लगा कर ये बात, नोट लगाने मतलब इससे जो ऊपर चल रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, ये एक्स्ट्रा बातें होती है जहाँ जहाँ पर नोट आती हैं, होती बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन होती अच्छी हैं और इससे अलग होती है। सर्वप्रथम रीतिकाल के कवि देव ने, सबसे पहले क्या हुआ, रीतिकाल का जो कवि देव है ना, देव पद्माकर, ये रीतिबद्ध के थे ना, तो कवि देव ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो सबसे पहले कठिन काव्य का प्रेत किसने कह दिया? हकीकत में तो देव ने कहा है केशवदास को, लेकिन मान रहे हैं कि शुक्ल जी ने कहा है, क्योंकि उन्होंने हृदयहीन कवि बोल दिया था। रचनाएं देखो, केशवदास की रचनाएं भी रीति विषयक भी हैं, भक्ति विषयक भी है। केशवदास की रचनाएं में रीति विषयक भी हैं और भक्ति विषयक रचनाएं भी हैं। रीति के अंदर 3 आ जाती हैं, भक्ति के अंदर 2 है, और वीर रस से संबंधित रचनाएं भी हैं। ठीक है, 4 रचनाएं वीर रस से संबंधित हैं। तो रीति विषय के अंदर रसिक प्रिया 1591 के अंदर, ठीक है। कवि प्रिया 1601 जो अलंकारवादी, पहले अलंकारवादी। छंदमाला, छंदमाला, ठीक है। कालक्रम में कवि प्रिया पहले, बाद में रामचंद्रिका, ये भी ध्यान रखना है, कालक्रम से लगा दे। तो पहले आपको कवि प्रिया को रखना है, उसके बाद रामचंद्रिका को रखना है, ठीक है। तो रीति विषय के अंदर कौन सी आ जाएगी? रसिक प्रिया जो सबसे पहले बनाई थी इन्होंने 1591 में, और कवि प्रिया 1601 में बनाई, और चंदमाला ये रीति विषयक है।
भक्ति विषयक में रामचंद्रिका, देखो रामचंद्रिका का समय भी 1601 दिया है और कवि प्रिया का भी इसका समय भी 1601 दिया है। तो ये आपने मन में सवाल तो आता ही है कि अब इन दोनों में से किसको पहले रखें, तो कवि प्रिया को पहले रख दो और बाद में रामचंद्रिका लिख दो। ठीक है। भक्ति से संबंधित है राम विज्ञान, भक्ति से संबंधित कौन सी है, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। रामचंद्रिका 1601 में है, अब 01 को एक्सचेंज कर दो तो विज्ञान गीता का समय आ जाएगा। 1610 के अंदर विज्ञान गीता है, रामचंद्रिका 1601 में है। ये भक्ति विषयक रचनाएं हैं। राम भी भक्ति से संबंधित है और विज्ञान गीता, गीता आ गया शब्द तो वो भी भक्ति से संबंधित है। रामचंद्रिका 1601, विज्ञान गीता 1610 के अंदर। वीर रस से संबंधित कोई रचनाएं हैं केशवदास की क्या, बिल्कुल हैं, 4 हैं 4। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र। अब वीर सिंह का वृतांत, ये कहानी किसकी है भाई, वीर सिंह का वृतांत, तो आपको ध्यान रखना है वीर सिंह का वृतांत कहानी शिव प्रसाद सिंह की है। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह की है। तो वीर से संबंधित कौन कौन सी, रतन बावनी, रतन बावनी 1607 में, रतन बावनी 1607, ये ध्यान रखना, रतन बावनी 1607 में। और क्या कहा है, एनसीईआरटी के अनुसार केशवदास की प्रथम रचना। एनसीईआरटी वाले बोलते हैं कि केशवदास की सबसे पहली रचना यही है, जबकि अपन तो कौन सी बोलते हैं भाई, कौन सी, रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601 में। ठीक है, ये कौन सी विषय है, रीति विषय है ना दोनों। वीर रस की सर्वाधिक ओजस्वी रचना है, वीर रस कूट कूट के भरा हुआ किसके अंदर, रतन बावनी के अंदर, जो 1607 ईस्वी में आई थी। एनसीईआरटी इसको पहली रचना मानते हैं केशवदास की। वीर रस तो खूब भरा हुआ है इसके अंदर। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, जहांगीर जस चंद्रिका 1612 में, और वीर सिंह देव चरित्र 1607 में, रतन बावनी भी 1607 में। नक सिख, नक सिख, ये भी इसका वीर से संबंधित रचना है केशवदास जी का। अब रामचंद्रिका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक रात में लिखी है, क्या मसाला तैयार किया है एक रात में, देखते हैं। रामचंद्रिका महाकाव्य है, अच्छा महाकाव्य है। प्रबंध काव्य के अंदर जब भी प्रबंध काव्य की बात दो चीजें आती हैं, खंड काव्य, महाकाव्य। अगर प्रबंध काव्य लिखा हुआ था तो इसका मतलब ये खंड काव्य है, महाकाव्य होगा तो महाकाव्य लिखा हुआ आएगा। तो रामचंद्रिका कैसा काव्य है, महाकाव्य है, एक रात में लिखी गई रचना है। और यहाँ पर जो चैप्टर है ना, अध्याय, इसको प्रकाश कहा जाता है। जैसे पृथ्वीराज रासव के अंदर चैप्टर को क्या बोलते थे, समय या समयो बोलते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर अध्याय को क्या बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं, प्रकाश। टोटल कितने प्रकाश हैं, 39 प्रकाश है रामचंद्रिका के अंदर। 39 अध्याय इन्होंने लिख दिए, अपने को पढ़ने को बोलने को बोले तो पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हैं भाई, लिख सकते हैं तो अपन भी पढ़ सकते हैं। 125 प्रकार के छंद, गजब गजब, 125 प्रकार के छंद मिलते हैं। और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजैब घर कहा है, छंदों का अजैब घर है कि ये रामचंद्रिका, ये कहने वाले कौन, राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। 125 प्रकार के छंद है भाई साहब, तो अजैब घर तो हो गई, अजैब घर कहते कौन है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। पीताम्बर दत्त बड़तवाल, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, इसका तो नेट एग्जाम में पूछा गया सवाल है ना। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह, छोटे छोटे कवि थे उनको इकट्ठा कर लिया, ये ऐसा बोल रहा है। कौन बोलता है भाई, ये पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ये बीए वाला तो नहीं है, बीए कर रखा था, ग्रेजुएट। पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने रामचंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह कहा है। केशवदास कठिन काव्य के प्रेत क्यों है, इसकी वजह भी जान लो। संस्कृत का अगाध
अगाध पांडित्य, संस्कृत का अगाध पांडित्य, संस्कृत में लिखी ये सारी बातें, 125 प्रकार के छंद लिए हैं। अलंकार प्रयोगों के प्रति दुराग्रह, अलंकारों का प्रयोग ऐसा किया है मतलब जबरदस्ती खींच खींच के अलंकार को लाए हैं ये, तो अलंकार प्रयोग के प्रति दुराग्रह। चमत्कार प्रदर्शन की भावना, चमत्कार खूब दिखाए हैं, जो चीज संभव नहीं होती है उसको भी करके दिखा दिया है शब्दों के बाणों से, तो चमत्कार प्रदर्शन की भावना। इन कारणों से केशवदास की कविता का जो भाव पक्ष तो दब गया और हृदयहीन कवि कहलाए। शुक्ल जी ने बोल दिया हृदयहीन कवि, और देव ने कह दिया प्रेत। केशवदास की पंक्तियां देखो, एक दो पढ़ लेते हैं। चरण धरत शंका करत, चरण धरते शंका करत, नींद न भावत शोर। चरण धरत शंका करत, चरण धरते तो शंका करते हैं। नींद न भावत शोर, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। सब जने सुब्रन को ढूंढते फिरते हैं, मतलब हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ है, मतलब हर एक शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं, तो सलिष्ट अलंकार इसके अंदर। ठीक है, अलंकारों में पढ़ेंगे अपन। ये केशवदास की पंक्ति है, डायरेक्ट ऐसे एग्जाम आ सकती है कि चरण धरत शंका करत, नींद न भावत शोर, सुब्रन को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। किसकी पंक्ति है? तो केशवदास की है, कर लेंगे। सुब्रन की खोज में तल्लीन केशव की काव्य चेतना सहज सुलभ रागात्मक बोध से प्राय वंचित रह गई है। अब सुब्रन की खोज में जो तल्लीन केशव हैं, सुब्रन की खोज करते हैं कवि भी, कामी भी, चोर भी, तो कवि ये है ही केशव जी। तो सुब्रन की खोज में तल्लीन केशव की जो काव्य चेतना सहज सुलभ रागात्मक बोध से प्राय वंचित रह, काव्य चेतना किससे वंचित रह गई है? हल्की नहीं, सहज मतलब जिसका हर एक कोई समझ में आ सके। सुलभ है, राग से वंचित रह गई है, बोध से समझ में, रागात्मक बोध से। ठीक है, संस्कृत के क्लिष्ट जो शब्दों का प्रयोग किया इन्होंने, ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों के प्रयोग करने से भी केशव की कविता कठिन बन गई है। भाई रीतिकाल ब्रज भाषा का स्वर्ण काल है। अब इन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित, जिसे लोगों ने सुना भी नहीं, ऐसे ऐसे ब्रज भाषा के शब्द लाए हैं ये, क्योंकि तुलसीदास को मतलब जवाब देना था कि समझो अब मेरी इस रचना को, आप भी, आप मुझे मतलब भाका कवि कहते हो प्राकृत भाषा का। तो अप्रचलित शब्दों के प्रयोग करने से भी केशव की कविताएं कठिन बन गई है। केशवदास की क्लिष्टता के बारे में ये कहावत ही बन गई। क्या कहावत बन गई भाई? कवि का देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। कवि का देन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। मतलब अगर किसी कवि को आप कुछ देना नहीं चाहते हो, तो केशव की कोई कोई छंद वाली कविता ही पूछ लो ना, तो उसको पता होगा, क्योंकि ब्रज भाषा के शब्द भी ऐसे लिए हैं कि, और संस्कृत इतनी कूट कूट के भरी। ठीक है, तो शब्दों के बाण ऐसे चलाए हैं कि कवियों को अपने दान से भी वंचित होना पड़ा था। बीरबल केशवदास को बहुत मानते थे। केशवदास के एक छंद पर बीरबल ने 6 लाख रुपए दिए थे। केशवदास के एक छंद पर बीरबल ने कितने लाख रुपए दिए? 6 लाख रुपए दिए थे उस टाइम। समझो केशवदास का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। केशवदास की पैरवी करने पर बीरबल ने ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ करवा दिया था। केशवदास की पैरवी करने पर, केशवदास ने पैरवी की होगी, केशवदास की नहीं है, केशवदास ने पैरवी करने पर बीरबल ने ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ करवा दिया था। ठीक है, बीरबल ने ओरछा नरेश पर 1 करोड़ का जुर्माना माफ करवा दिया था, माफ करवा दिया 1 करोड़ रुपया। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। और ये किसके दरबारी कवि थे भाई? ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। केशवदास अपनी संवाद योजना के लिए अद्वितीय यूनिक,
केशवदास अपनी जो संवाद योजना है ना, आर्ग्यूमेंट जो करते हैं ना, इसके लिए सबसे अलग ही थे। रामचंद्र शुक्ल ने भी केशवदास की संवाद योजना की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि वास्तव में क्या संवाद करता है यार। अब नोट में बात डाल के क्या लिखी है गुरुजी, विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि, कोर्ट मतलब दरबार का कहा है। विजयपाल सिंह ने केशव को कौन से कोर्ट का कवि है, बस कोर्ट में बोलता है, दरबार का कवि कहा है। मिस्र बंधुओं ने भाषा का मिल्टन, मिस्र बंधु मिल्टन बोल देते हैं केशवदास को कि ये तो भाषा का मिल्टन है। पाश्चात्य संस्कृति में रहा होगा कोई मिल्टन, अपने यहाँ पर तो कोई मिल्टन नाम रखता नहीं था। बच्चन सिंह ने क्लासिकल कवि, बच्चन सिंह तो क्लासिकल कवि कहते हैं। रामचंद्रिका की संवाद योजना प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध ही है भाई रामचंद्रिका की, तो शुक्ल जी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। संवाद योजना की विशेषताएं क्या है, पात्रों की जो अनुकूलता है और स्वाभाविक जो योजना, गत्यात्मकता, गतिशीलता, परवानुकूलता, हर चीज मतलब ऐसे सटीक रखी है, पात्र के अनुकूल हर चीज। शॉर्ट में भी संक्षिप्तता भी है, कौन हो, पठे कौन है, यहाँ तुम्हें क काम है, जाति वानर, लंक नायक, दूत, अंगद नाम है, मतलब शॉर्ट में भी ठीक लिया इन्होंने। दरबारी कूटनीतिक की दाव पेच बहुत शानदार तरीके से, नाटकीयता तो बस उससे भी बढ़कर, व्यंजना सौंदर्य को लिया है। लाक्षणिक वक्रता, डायरेक्ट बात नहीं कही इन्होंने, व्यंजना सौंदर्य या लाक्षणिक वक्रता। मनोभावों, मनोभाव मतलब क्रोध, मन के भाव है, उत्साह भी मन का भाव है, बहुत ही सुंदर चित्रण मिलता है। और यहाँ रामचंद्रिका के अंदर संवाद योजना रोचकता, सरलता व सरसता के गुणों से युक्त है। केशवदास की संवाद योजना इन रचनाओं से प्रभावित रही है। केशवदास की जो संवाद योजना है, इन्होंने कहाँ कहाँ से ग्रहण किया है ऐसे संवाद को, तो जयदेव की जो है प्रसन्न राघव जयदेव की, उससे भी इसने अपना संवाद योजना थोड़ा बहुत ग्रहण की है। हृदय राम की जो हनुमान नाटक है, हनुमान नाटक, हृदय राम की हनुमान नाटक। प्राणचंद चौहान रही है रामायण महानाटक, रामायण महानाटक किसकी है, प्राणचंद चौहान की है, इससे भी प्रभावित रही है संवाद योजना केशवदास की। हृदय राम का जो हनुमान नाटक है, इससे भी प्रभावित रही है। जयदेव का जो प्रसन्न राघव जयदेव का है, उससे भी प्रभावित रहा है। बाकी कितना टाइम हो गया देखते हैं, हो गया टाइम अपना, कल और पढ़ेंगे।